चलिए आज का टॉपिक है प्रोविंशियल किंगडम्स और साथ ही हम पढ़ेंगे बामनी एंड विजयनगर। प्रोविंशियल किंगडम्स, बामनी एंड विजयनगर एम्पायर। चलिए, मैंने आपको बताया कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी कभी भी वीक होगी तो साइड की जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज होंगी वो स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है जी। अगर आपकी सेंट्रल फोर्स यहां पर वीक है, आपका अगर किंग यहां पर वीक है, तो आपके आसपास जो गवर्नर्स बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, वो स्ट्रांग होंगे और वो इस चीज का फायदा उठाएंगे और अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। हिस्ट्री भरी हुई है इस चीज से। ठीक है। यही टाइम हुआ जब दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का अटैक हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कोलैप्स कर गई। ठीक है। और इस चीज का फायदा किसने उठाया? जो एकतादर थे, प्रोविंशियल गवर्नर थे। जैसे पंजाब का अलग एकतादर हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश का अलग एकतादर हो गया, उत्तर प्रदेश का अलग एकतादर हो गया। उसने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और यहां से प्रोविंशियल डायनेस्टीज, प्रोविंस मतलब स्टेट्स, तो इन लोगों ने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट किया तो उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए, जिनको हिस्ट्री में क्या बोला गया, प्रोविंशियल डायनेस्टीज। ठीक है। ज्यादातर जो राज्य थे वो मुस्लिम राज्य थे, क्योंकि मुस्लिम अथॉरिटी है। ठीक है। और मुस्लिम गवर्नर्स थे। पर इनमें से कुछ राज्य जैसे मेवाड़, राजस्थान, ये हिंदू राज्य था। ठीक है। क्यों? वहां पर कौन बैठे थे? राजपूत बैठे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, चित्तौड़ जीता था, रणथंभौर जीता था, मेवाड़ नहीं जीता था। ठीक है। उसके बाद इतना टाइम नहीं था, उसने दक्कन में भी जाना था और सोना लेके आना था। ठीक है। तो अभी भी जो राजपूत थे वो कंसंट्रेटेड थे कहां पर? राजस्थान में। ठीक है। तो एक मेवाड़ की डायनेस्टी आपको ऐसी मिलेगी जो हिंदू राज्य था। बाकी जितने भी राज्य थे मैक्सिमम आपको कौन से मिलेंगे? मुस्लिम से मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले राज्य की अगर हम बात करें तो कश्मीर। ऐसा नहीं है कश्मीर का राज्य मुस्लिम राज्य ही था, पहले ये हिंदू राज्य था। ठीक है। अगर आप पुराणों में चल जाओ तो ऐसा माना जाता है ऋषि कश्यप नाम के जो ऋषि थे, जिन्होंने क्षत्रिय लीनियज को जन्म दिया। क्षत्रिय फैमिलीज जो है उनके जो मेन फोर फादर हैं वो कश्यप ही हैं। तो वो कहां से बिलोंग करते थे? कश्मीर से। इन्हीं के नाम से इसको क्या नाम मिला? कश्मीर। ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आजकल योगी का बयान आया 3-4 दिन पहले कि हमने कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप नगर रखना है। आया योगी का बयान। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। ठीक है। चलिए, तो कश्यप ऋषि, क्योंकि इनका जन्म यहां पर हुआ था, ठीक है, तो इसको पहले क्या जाता था? कश्यप प्रदेश। ऐसा माना जाता है रामायण में जो भरत की मां के कई थी, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिया था, वो भी कश्मीर से बिलोंग करती थी। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि ये बहुत अभी की नगरी है, ये बहुत प्राचीन नगरी है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर पठानकोट की तरफ जाओ, वहां पर महाराज रणजीत सिंह ने एक मंदिर को बनाया था। तो अक्सर कहते हैं जब भरत जाते होते थे उस मंदिर में माथा टेक के जाते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने उसका उद्धार करवाया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। आगे चलिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, अशोक के काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, क्योंकि अशोक जो था कलिंग वॉर के बाद वो अब एक संत प्रवृत्ति का बन गया था, उसने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को वहां पर फैलाया। इसका मतलब मौर्य काल में कश्मीर जो था वो उनके हाथ में था। ठीक है। आगे चलिए, जब कनिष्क आया
कनिष्क ने भी कश्मीर को अपने हाथ में रखा। और आपको पता होना चाहिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहां पर की गई थी कनिष्क द्वारा? कश्मीर में ही की गई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्लियर है जी? मेडिवल इंडिया में बहुत राजपूत डायनेस्टीज यहां पर थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लेडी किंग यहां पर थी जिसका नाम क्या था? रानी दीदा, लेडी किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, राजपूत डायनेस्टीज का यहां राज्य था। मैंने आपको बताया महमूद गजनी जब कश्मीर में आया था वो कश्मीर को जीत नहीं पाया था। क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशंस इस तरह की थी, वापस चला गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। कश्मीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर का बॉर्डर जो है वो किससे लग रहा है? अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तो उस समय भारत में ही था, एक ही था, पर अफगानिस्तान नहीं था। तो कश्मीर हमेशा एक एपी सेंटर रहा था किनका? अफगानियों का, भारत में अटैक करने के लिए। लगता है बॉर्डर बहुत छोटा था, पास लगता है, हाँ, लगता है। ठीक है, आगे चलिए। तो जैसे दिल्ली सल्तनत वीक हुआ तो कश्मीर का गवर्नर कौन था? शाह मीर। शाह मीर। तो उसने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और जो डायनेस्टी बनी उसको क्या बोला गया? मीर डायनेस्टी। शाह मीर, तो ये डायनेस्टी जो बनी इसको क्या बोला गया? मीर डायनेस्टी। ठीक है, तो मीर डायनेस्टी के पहला राजा शाह मीर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा था सिकंदर मीर। ठीक है, तो सिकंदर जब आया, ये इसकी कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ये ऑर्थोडॉक्स था अपने रिलीजन को लेकर, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, कट्टर मुसलमान। ठीक है, और जैसे ही वो बैठा तो वो कट्टरता को इस्तेमाल करने लग पड़ा। किस पे? हिंदुओं पर, बौद्धों पे। ठीक है जी, और इसका साथ किसने दे दिया? सुआ भट्ट। अब इसकी भी एक स्टोरी है। सुआ भट्ट क्या था? ये बेसिकली एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज है, उच्च कोटि के ब्राह्मण, निम्न कोटि के ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण था किस कैटेगरी का था? रावण की कैटेगरी का। भिक्षा। जब रावण के पिता गए थे ना, लंका बनवाई थी किसने? माता पार्वती ने अपने लिए बनवाई थी ना। तो उन्होंने बोला बताओ तुम ब्राह्मण हो, तुमने पूजा की है लंका की, स्वर्ण नगरी की, तो तुमको क्या चाहिए दक्षिणा में? वो कहता मुझे लंका ही है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? जो दान देते हैं। ब्राह्मणों में भी कैटेगरी, सबसे नीच कैटेगरी कौन सी होती है? जो पिंड दान करते हैं। जब आदमी मर जाता है ना, उसका पिंड नहीं दान करते, उसको वो ब्राह्मण क्या मानते हैं कि हमने से भी नीचे है, ब्राह्मण ही है पर इसके अंदर सब कैटेगरी है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था। ये बेसिकली रावण कुल का था। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई? तो इसको जो अपर क्लास के ब्राह्मण थे वो छेड़ते थे, इसको बैठाते नहीं थे। और एक बार क्या हुआ, जब पूजा चल रही थी उसमें इसकी बेइज्जती कर दी। तो दान मांगने वाले तो हमारे बीच में नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, हम तो ऊपर वाले पंडित, हमने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, तुमने नहीं पढ़े। ठीक है, रिजल्ट तो ये बहुत ज्यादा एंगर में आ गया और इसने इस चीज का बदला लेना था। और बदला क्या लिया इसने? पहला, इसने धर्म को ही त्याग दिया और अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, ये किसके टच में आ गया? सिकंदर मीर। वो आगे पहली घात लगा के बैठा हुआ है, वो तो पहले ही ऐसा ही है। ठीक है, कि मैंने हिंदुओं को पकड़ना ही पकड़ना है। ठीक है, और अब जो आग तो लगी पड़ी है, पेट्रोल किसने डाल दिया? इसने, क्योंकि अपनी खुंदक लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट मैयस क्या है? पहला, पहली बार इतिहास में हिंदू कश्मीरी पंडित बाहर निकाले गए। ये जो शुरू हुआ पड़ा ना कश्मीर फाइल्स का सिस्टम, यहीं से शुरू हुआ है।
पहली बार हिंदू पंडित वहां से बाहर निकाल दिए गए। दूसरा, उनको साफ कह दिया गया या तो आप इस्लाम को धारण करेंगे या आप कश्मीर वैली को छोड़ेंगे। तीसरा, सिकंदर शाह के जितने भी मिनिस्टर्स थे जो हिंदू थे उनको भी हटा दिया गया। चौथा, सिकंदर शाह ने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। ठीक है कि आप हिंदुओं गैर मुसलमानों, मुसलमानों का राज्य है तो मुसलमान आपको सेफ्टी देंगे ना, तो उसके लिए हम आपसे एक चौकीदारी टैक्स लेंगे जिसका नाम क्या है, जजिया, रिलीजियस टैक्स। ठीक है, आगे चलिए। टेम्पल्स तोड़वा दिए गए। क्यों? टेम्पल्स कहां से आए? बेसिकली जो कश्मीर है वो शैविज्म का गढ़ था। आपको शिवा के टेम्पल बहुत मिलेंगे, सूर्य टेम्पल मिलेगा वहां पर। ठीक है, अमरनाथ कश्मीर में ही ना, शिव की नगरी है वो। ठीक है, तोड़वा दी उसने। और मूर्तियां तोड़वा दी, आइडल्स। सती को एबॉलिशन करने की कोशिश की। आपको भी अच्छी बात है। ठीक है, उसने तो अच्छी बात अपनी तरफ से तो उसने ये किया कि मुझे ब्राह्मणों को तंग करना है। ब्राह्मण सती कमिट करवाते थे तो ब्राह्मणों को तंग करना था उसने। ठीक है, तो लगेगा अच्छी बात है पर बेसिकली आइडियोलॉजी उसकी क्या थी? ब्राह्मणों को तंग करना है। दूसरा, उसने क्या किया? गायें हत्याएं शुरू करा दी। और ये सब कुछ कर कौन रहा है? वो करवा रहा है, उसको अपनी खुंदक। तो फर्स्ट टाइम जब हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला गया, वो किसने? ये जो बीज डाला था ना, इसने डाला था। ये बीज बाद में पौधा कब बना? औरंगजेब के समय, जब गुरु तेग बहादुर जी ने रिवोल्ट किया था और उनको हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कोई भी नहीं था, किसी ने नहीं। ये सब छुपे पड़े थे, सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज उठाई थी। इनमें इतना दम नहीं था ये आवाज उठाए। ठीक है, तो ये क्या बना? पौधा बना। और पेड़ कब बना? 1991 में, जब टेररिज्म आ गया। चीज यही चल रही है, आज भी यही चीज चल रही है। प्रॉब्लम उनको आज भी यहीं पर ही है। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या हुआ? ओवरऑल कश्मीर की सिस्टम में खराबी आ गई। बड़े बड़े दार्शनिक आपके यहां से चले गए। ठीक है, बड़े बड़े थिंकर्स आपके यहां से चले गए, मंदिर तोड़वा दी, कल्चरल लेवल पे टूट गया। अच्छे पंडित थे, जो पंडित होते हैं विद्वान होते हैं, उन्होंने वेद उपनिषद पढ़े होते हैं, कानून पढ़ी है, मनुस्मृति पढ़ी है, वो सुल्तान को बताते हैं कि इस हिसाब से आपने चलना है, सब तो उन्हें बाहर निकाल दिया। तो रिजल्ट, चाओस, अस्थिरता। चलिए, लास्ट, इसके बाद इस डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जैनुल अब्दीन। सबसे इंपॉर्टेंट राजा जैन उल अब्दीन एन। शाही डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा जैनुल अब्दीन। चलिए, अब जैनुल अब्दीन ये बात समझ गया था कि भैया गलतियां तो हुई हैं। ठीक है, आपको ऐसे मुस्लिम राजा मिलेंगे जो मुसलमानी उलेमा से खुश नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप देख लो बलबन, वो खुश नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी, वो खुश नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक, वो तो महाक्रैक था। ठीक है, उसने तो साफ ही कह दिया उलेमा को मेरे यहाँ पर बढ़ना ही नहीं है, तुम्हारी जगह मस्जिद है तो मस्जिद में जाओ, यहाँ नहीं आना। सेपरेट कर दिया था उसने। ठीक है, ये उसी टाइप का उसको ये बात समझ में आ रही थी। बेसिकली ये कौन था? सुवा भट्ट ब्राह्मण था, बाद में मुस्लिम बना, उलेमा बना, इंटरफेरेंस हुई, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो उसने पहला स्टेप क्या किया? मुस्लिम उलेमास, रिलीजियस गुरुस, उनको बोला सर आप जरा पॉलिटिक्स से साइड पे रहिए।
ठीक है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। जो आपको मिला हुआ हिस्सा धर्म का, आप उसी को अपनाइए, पॉलिटिक्स मुझे करने दीजिए। ठीक है। दूसरा, सुआ भट्ट को बाहर निकाला गया और उसको फांसी की सजा दी गई। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये सारी कारस्तानी किसकी है, सुआ भट्ट की है। ठीक है। तीसरा, जितने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, आदर स्वरूप उनको वापस कश्मीर में लाया गया। चौथा, जो मंदिर तोड़वाए थे उन मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। पांचवा, जो मूर्तियां तोड़वाई थी उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। छठवां, हिंदू पंडितों और ब्राह्मणों को अपनी कोर्ट में रखा गया और मंत्री बनाया गया। सातवां, रानी दीद, रानी दीद, ठीक है, ये कौन थी, इन्होंने वहां पर शैविज्म कल्ट चलाया था। उनकी एक मंदिर बनाया गया। एक महिला संत रानी दीद, जिन्होंने शिव भक्ति की थी, भगवान शिव प्रकट भी हुए थे वहां पर, और उन्हीं के मंदिर बनाया गया। इसका मतलब शैविज्म के कल्ट को फिर से चलाया गया। ठीक है। आगे चलिए। सूफी मूवमेंट एक वहां पर चल रही थी जिसका नाम क्या था, ऋषि सिलसिला। तो सूफियों में और कट्टर मुसलमानों में आपस में भेद देखोगे आप। जो कट्टर उलेमा थे वो सूफियों से नफरत करते थे। क्यों? जो सूफी थे वो आपको क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करेंगे, नफरत करते थे। सिख गुरु थे वो क्या कहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में। ठीक है, ये नफरत करते थे उनसे। ठीक है, तो आप देखोगे सूफियों से बहुत नफरत हुई है मुस्लिम वर्ल्ड में। ठीक है, तो ऋषि सिलसिला वहां पर चल रहा था जिसको सिकंदर ने बंद करवा दिया था। सूफियों को भी कहा था अपना बोरिया बस्तरा पैक करो, जो नाचना टपना बाहर जाके करो, यहां नहीं करना। ठीक है ना। पर उसने फिर से ऋषि सिलसिला को रिवाइव किया, यानी अब जो कश्मीर है वो शैविज्म प्लस सूफीज्म का एपी सेंटर बन गया। इसके अलावा तिब्बत को जीता उसने। तो पहली बार हिस्ट्री में तिब्बत जो था वो भारत के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ। अक्सर हम गलती करते हैं, हम ये कहते हैं कि एंग्लो तिब्बत वॉर हुई थी मॉडर्न इंडिया में, फिर ब्रिटिशर्स ने भारत में उसको मिलाया था। ये तो कंट्रोवर्सी है भारत और चाइना में। ठीक है, वो कहना हमारा है, भारत कहता नहीं, हम ये नहीं कहते हमारा है, पर ये ऑटोनोमस है। ठीक है ना। पर ये देखिए मेडिवल इंडिया में सबसे पहले तिब्बत को उसने जीता था। ठीक है, आगे चलिए। कश्मीर में पेपर इंडस्ट्री को उसने प्रमोट किया, कागज इंडस्ट्री। बहुत काम है इसके। कश्मीर में सैफरन की खेती को उसने प्रमोट किया। आगे चलिए। कश्मीर में वुडन वर्क को इसने प्रमोट किया। कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट को इसने प्रमोट किया। कश्मीर में शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग को इसने प्रमोट किया। कश्मीर में एक रिवर है जिसका नाम क्या है, वुलार। उस वुलार रिवर के थ्रू एक लेक बनाई जिसको आज क्या बोला जाता है, वुलर लेक। किसने बनाई वुलर लेक? जैनुल अबदीन ने। इस लेक के ऊपर एक आइलैंड बनाया। लेक के बीच में एक आइलैंड, और इस आइलैंड को क्या बोला गया, जैन उल लंका। जैन उल लंका।
जैसे लंका थी ना समुद्र के बीच में, आप देखो हिंदुइज्म से कितना ज्यादा अफेक्टेड है ये। ठीक है, आगे चलिए। इसके अलावा हिंदू ग्रंथ महाभारत, रामायण, राज, तिरंगिनी, इन हिंदू ग्रंथ को पर्शियन में कन्वर्ट करवाया, पर्शियन में इसकी ट्रांसलेशन कराई। रामायण, महाभारत, राज, तिरंगिनी। राज तिरंगिनी, तिरंगिनी का मतलब क्या होता है? वेव्स। राज तिरंगिनी क्या है? ये ग्रंथ है जो आपको कश्मीर की हिस्ट्री बताएगा, प्राचीन काल से लेकर अब तक, राजपूत काल तक। ठीक है, तो इसलिए इसको एक टाइटल मिला, अकबर ऑफ कश्मीर। इसको वहां के लोग आज भी क्या मानते हैं? ये कश्मीर का अकबर था। अकबर की तरह ही इसने जजिया को भी खत्म करा दिया। अकबर की तरह ही इसने हिंदू पंडितों के ऊपर जो रिलीजियस पिलग्रमेज टैक्स लगा हुआ था, जब वो अपने मंदिर में जाते थे तो सिकंदर उनसे टैक्स लेता था, वो भी बंद करा दिया। इसलिए इसको क्या उपाधि मिली है? द अकबर ऑफ कश्मीर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बाद जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे। ठीक है, और लास्ट में इसका फायदा किसने उठाया? रियल अकबर ने। उसको भी सुना होगा, मेरा नाम कोई बोल रहा है वहां पर। ठीक है, रिजल्ट, अकबर ने कश्मीर पर हमला किया और अल्टीमेटली कश्मीर किसका पार्ट बन गया? मुगल। और औरंगजेब ने आकर क्या किया? कश्मीरी पंडितों को फिर से बाहर निकाला। पढ़ लिया था उसके इसके बारे में, उसको सूबा भट्ट की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद ही ऑर्थोडॉक्स था। और उसने ये सारे कारनामे किए जो एक टाइम पे किसने किया था? सिकंदर ने किया। और उनको पूरे भारत में किसी ने रजिस्ट नहीं किया, सिर्फ एक आत्मा ने रजिस्ट किया था। वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले से वो सब पढ़ पढ़ के लिखा पढ़ा आया था, बहुत पढ़ा लिखा था औरंगजेब, उसको पता था ये पहले काम हो चुके। समझ में आ गया जी? कश्मीर की डायनेस्टी समझ में आ गई? ठीक है, देखिए फिर आगे हम चलें जौनपुर। देखिए इसके ऊपर ये जो चैप्टर्स है ना, बेसिकली ये अंडररेटेड चैप्टर्स है। मतलब क्या है कि स्टूडेंट, टीचर इसको पढ़ाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है जी। उसमें है जो आप बुक पढ़ रहे हो, हाँ प्रयास अंडररेटेड नहीं आते। जैसे आप लगा लो 9वें 10वें नंबर का बैट्समैन है, कोई देखेगा भी नहीं उसको, और हाल किया वो आगे छक्के मार दे। आजकल यही हो रहा है, यूपीएससी इनमें से पूछ रही है। पेपर को टफ बनाना है ना। लोग क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह पढ़ के चल जाते हैं, क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलिए जौनपुर। चलिए जौनपुर की अगर आप शुरुआत देखें तो आपको फिर से फिरोज शाह तुगलक के समय जाना पड़ेगा। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े काम किए थे। उसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? उसने कुछ शहर बसाए थे। पहला फिरोज शाह कोटला, तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, आजकल वहां पर एक मैदान। ठीक है, दूसरा फिरोजपुर, तीसरा हिसार, चौथा फिरोजाबाद, और सबसे इंपॉर्टेंट जौनपुर। क्वेश्चन अक्सर आता होता है ये कि जौनपुर का शहर, बहुत बार आ चुका है ये, स्टार मार्क कर लो उसको। जौनपुर का शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
क्यों? इसने अपने क्रैक भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। उसका नाम क्या था? जुन्ना खान। ठीक है, तो उसकी याद में उसने क्या किया? जौनपुर। उसने कहा जब भी कोई जौनपुर आएगा मेरे बेवकूफ भाई मोहम्मद बिन तुगलक को याद करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर जाओगे मोहम्मद बिन तुगलक की आबो हवा आपको फील होगी। ठीक है, जौनपुर। चलिए, हुआ क्या जब तैमूर ने भारत पे अटैक किया, तो मैंने आपको बताया सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी, गवर्नर्स आजाद हो गए, और उस समय जौनपुर में भी एक गवर्नर था। जौनपुर में भी उस समय एक गवर्नर था, और यहीं से क्या हुआ? जौनपुर की आजादी का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, तो जौनपुर में एक डायनेस्टी आई जिसका नाम क्या था? शक्की डायनेस्टी। शक्की डायनेस्टी। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीपीसीएस में। वो चलो वो तो आना ही था, ठीक है, क्योंकि आपका यूपी का एरिया है वो। ठीक है, तो ये तो आना ही था। और शक्की डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एरिया, इसका क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी आ चुका है, आर्ट एंड कल्चर में, क्योंकि इसका आर्ट एंड कल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, चलिए, शक्की डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? हुसैन शाह। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या था? मलिक सरवर। असली नाम था इसका हुसैन शाह था, किताबों में इसका नाम क्या मिलेगा? मलिक सरवर। SARWAR, मलिक सरवर। ठीक है, तो इस नाम से क्योंकि पॉपुलर हुआ इसलिए अब किताबों ने इसका ये नाम लेना बंद कर दिया है। बेसिकली इसका नाम क्या था? हुसैन शाह। ठीक है, चलिए, तो पहला सुल्तान कौन था? मलिक सरवर। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो वो क्या करता है? जौनपुर को आजाद करा लेता है। सबसे बड़ी बात, मलिक सरवर था कौन? फिरोज शाह तुगलक का गवर्नर। फिरोज शाह तुगलक ने उसको जौनपुर का गवर्नर बनाया था और उसने अपने आप को आजाद कर दिया। ठीक है, और कौन सी डायनेस्टी बनाई? की डायनेस्टी। सबसे बड़ी बात, मलिक सरवर था कौन? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर था वो एक, और जब कोर्ट में आता था सच के दुल्हन बनकर आता था। ट्रांसजेंडर था ना, नथ डालकर, पूरा हार डालकर, कांटे डालकर, चूड़ियां पहनकर कोर्ट में बैठता था और दरबार लगाता था। मलिक सरवर। ठीक है, आगे चलिए, अगला इंपॉर्टेंट राजा इब्राहिम शाह शर्की। बहुत इंपॉर्टेंट राजा मिलेगा आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट राजा। चलिए, इब्राहिम शाह शर्की कंट्रीब्यूशन जौनपुर में स्कूल्स, कॉलेजेस बनाए। तो जौनपुर क्या बन गया? द सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, और ये जो स्कूल और कॉलेजेस थे ना केवल मुस्लिम टीचिंग्स को देते थे, बाकी जो रिलीजन थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, उन रिलीजन्स की किताबों को भी पढ़ाया जाता। मतलब कोई वहां पर कहता था उस समय में यूनिवर्सिटीज कहां पर है जब पढ़ना हो, कहते थे जौनपुर में। जैसे आजकल हम कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, थापड़ यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर है, लवली तो चलो लोकल दारी में ही है। ठीक है ना,
तो सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद उसने आर्किटेक्चर पे भी काम किया। इंपॉर्टेंट, जामा मस्जिद बनाई जौनपुर में, लाल दरवाजा, अटला मस्जिद, ये तीनों की तीनों, जामा मस्जिद, लाल मस्जिद, अटला मस्जिद, ये किसने बनाई? इब्राहिम शाह शर्की ने। तो अब जौनपुर क्या बन गया? ना केवल एजुकेशन का, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी एक जोन बन गया, अटाला मस्जिद। क्लियर है जी? आगे चलिए। लास्ट राजा कौन था? हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह शर्की के समय बहलोल लोदी ने भारत पर अटैक कर दिया, ठीक है, और अल्टीमेटली हुसैन शाह शर्की को भी हरा दिया। इस तरह जो जौनपुर था वो किनके पास चला गया? लोदियों के पास। जौनपुर को सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। सिराज एक सिटी है यूरोप में, मुस्लिम सिटी है, तुर्क के आसपास है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर भी आर्किटेक्चर लर्निंग बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिराज ऑफ द ईस्ट, पूरब का सिराज। पश्चिम में तो सिराज है ही है, पूरब का सिराज कौन है? जौनपुर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 12 बजे क्लास मैडम ना होगी, सी कल मेरी 12 बजे क्लास है सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ जी जी, चलो मैं आके गल करता हूँ तेरे नाल। सिराज ऑन द ईस्ट। चलिए आगे चलिए। अगला था बंगाल। बंगाल, अब बंगाल तो भैया है ही दिक्कत वाली जगह, आज भी है। आज भी बंगाल और पंजाब ने सेंटर को तंग करके रखा हुआ है, ठीक है। ये इतिहास बोलता है इस स्टेट का, ठीक है। तो हमने देखा था किस तरह बलबन क्या हुआ था ना रिवोल्ट वहां पर खतरनाक, ठीक है। बलबन ने जब खूंटे लगाए थे ना, टांगे हुए थे, तो एक खूंटा खाली कर दिया था। बलबन के बेटे बुगर खान ने कहा सर सब में आपने पापा जी यहाँ पर लटका दिए बंदे, एक क्यों लटकाया नहीं हुआ, ये खाली क्यों है? वो कहते हैं अगर तूने रिवोल्ट किया तेरे को लटका दूंगा। तो इसकी आबो हवा ही ऐसी है। पंजाब और बंगाल जो भी जाएगा बिगड़ के आएगा, अथॉरिटी के खिलाफ बोलेगा ही बोलेगा, पता नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम जो हमारा रीजन है ना, हम गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तीसरा राज्य महाराष्ट्र। बाला साहब ठाकरे लगे रहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, रेवोल्यूशन मूवमेंट्स कहाँ यही है, ये कोई चौथी स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो ये तो है ही टेंशन का है बंगाल, ठीक है। और बंगाल ये तो देखो अलग होना ही था, वो तो जब राजा बैठा था वो तभी अलग हो जाता था, ठीक है। अब तो राजा बैठा ही नहीं है, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, अब तो करो जो करना है, ठीक है। और यहां पर जो डायनेस्टी है उसका नाम क्या था? इलियास शाही डायनेस्टी। और
इसके फाउंडर कौन थे? शमशुद्दीन इलियास शाह। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, और शमशुद्दीन इलियास शाह जो थे, इन्होंने भी बंगाल में आजाद किंगडम को बनाया और यहां पर बनी इलियास शाही डायनेस्टी। चलिए, तो इनका पहला कारनामा बिहार को जीता। चलिए, बिहार इनके पास है, बंगाल इनके पास है। अब इनकी नजर कहां पर चलेगी? नॉर्थ ईस्ट में। कौन सा इलाका? असम का। ठीक है जी। अब जो असम है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न असम को क्या कहा जाता था? कामरूप। क्यों? वहां कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है, इसलिए इसको वहां पर क्या, एंशिएंट नाम असम का कामरूप ही है। पुरानों को अगर देखोगे ना, वहां कहीं असम नहीं मिलेगा आपको, बट कामरूप प्रदेश मिलेगा। कामाख्या देवी मंदिर श्राइन है, आर्ट एंड कल्चर में आता होता है क्वेश्चन। ठीक है, और वेस्टर्न में एक किंगडम था जिसका नाम क्या था? अहोम किंगडम। अहोम। चलिए, वहां पर कौन सा है? कामरूप। तो कामरूप में क्या है? ट्राइब्स रह रही हैं। ठीक है, आज भी जनजातियां रहती हैं वहां पर। और यहां पर इस किंगडम का नाम क्या है? अहोम किंगडम। ठीक है, और अहोम किंगडम जो है, ये अहोम कौन थे? ये बेसिकली मंगोल थे जो भारत में आगे सेटल हो गए और क्या बन गए? अहोम। अब तो ट्राइब का दर्जा है, बेसिकली इनका ओरिजिन क्या है? मंगोल। ठीक है, चलिए, शमशुद्दीन इलियास शाह, इसने एक प्लानिंग की। इसका अल्टीमेटली जो एम था वो क्या था कि इसने इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को जीतना, खासकर असम। असम बहुत बड़ा था, असम बहुत बड़ा था, बंगाल के अंदर आता था ये प्रोविंस, पार्टीशन बंगाल में पड़ना। ठीक है, तो उसको ये बात पता थी कि मैं कामरूप को आसानी से जीत नहीं सकता। क्यों? एक तो कामाख्या देवी श्राइन है। ठीक है, दूसरा वहां पर क्या है? लोकल ट्राइबल स्पोर्ट है। ब्रिटिशर्स भी नहीं जीत पाए, ट्राइबल से तंग रहे थे। जब साइमन कमीशन भारत में आया था, नागास ने पहले कह दिया था हमको नहीं चाहिए भारत। तो आज की प्रॉब्लम थोड़ा हुई। सबसे पहले पाकिस्तान की डिमांड से भी पहले नागालैंड की डिमांड उठी है, पता होना चाहिए आपको। पाकिस्तान की डिमांड तो उठी आगे 1940 में। 1927 में तो नागालैंड वालों ने साइमन कमीशन को कह दिया था हमारी तरफ है, पूरे भारत को घूम रहे हो ना, इस साइड नहीं आना। इस साइड आओगे तो अपनी जान की सुरक्षा तुम्हारी है, हम नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, ऐसी ट्राइब, इनको हराना मुश्किल है। ठीक है, तो शमशुद्दीन इलियास शाह ने क्या किया? एक स्कीम बनाई। उसने पहले क्या किया? अहोमों को बोला हम क्यों ना कामरूप पे अटैक करें मिलकर। ठीक है, और कामरूप जब जीतेंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अहोमों को मिलेगा और इसको मिलेगा। ठीक है, आपस में केक काटेंगे और बांटेंगे। ठीक है, केक कटेगा तो बटेगा, पहले तो केक काटना पड़ेगा, ना इसके पल्ले की बात है ना उसके पल्ले की बात, इकट्ठा मिलकर काटेंगे। ठीक है, रिजल्ट कामरूप पे अटैक और कामरूप को जीत लिया गया। तो केक को काटा गया और दो हिस्सों में बांटा गया। आगे चलिए, शमशुद्दीन इलियास शाह को ऐसा लगा
कि अब मौका अच्छा है, क्यों ना मैं अहोमों के ऊपर भी अटैक करूं। तो उसके बाद मुझे दो चीजें आएंगी, एक तो अहोम जनजाति का एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, कामरूप, यानी सारे का सारा असम अब मेरा। स्कीम देखी बंदे की क्या। पर हुआ क्या, उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, शायद वो भूल गया ये कौन है, मंगोल है। मंगोल जिसके इनके पुरखे ना, तो मंगोल आया था चंगेज खान, तो माफिया मांगते थे। हाँ, और ये क्या कह रहा है कि मैं उससे पंगा लूंगा। तो जब इसने अहोमों से लड़ाई की, रिजल्ट क्या हुआ, ये हार गया। तो अहोमों से उसने पूछना, सर आप में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी कहां से आई। वो कहते सर हम तो बेसिकली मंगोल है, चंगेज खान, तैमूर, हम हमारे तो ये पूर्वज हैं। तो वो कहता पहले बता देते, पंगा ना लेते। ठीक है, रिजल्ट शमशुद्दीन इलियास शाह हार गया। पर कुछ तो करना था, फिरोज शाह तुगलक हारा था तो कुछ तो किया था ना उसने, रिजल्ट वही काम किया उसने। चलिए, आपका असम तो चला गया हाथ से। एक बेचारा हिंदू राज्य है यहाँ पर, उड़ीसा, जिसको जब हार होती है ना तो वो क्या करता है, वो आके इसको पकड़ता है। तो इसने भी क्या किया, जब वहां पर हार मिली, उसका गुस्सा तो निकालना था ना, पब्लिक के सामने तो कुछ कह के जाना था कि जीत के आए हम। ठीक है, तो कहां पर चला गया, उड़ीसा। रिजल्ट जगन्नाथ पुरी टेंपल पे अटैक। जगन्नाथपुरी टेंपल पे अटैक, और वहां पर एक डायनेस्टी चल रही थी, गंग डायनेस्टी। तो गंग डायनेस्टी खत्म कर दी गई डायनेस्टी। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए इसको, फिर आगे चलेंगे हम। सिकंदर शाह, चलिए सिकंदर शाह सबसे बड़ा इवेंट इसके समय, फिरोज शाह तुगलक का बंगाल में अटैक। पढ़ा था ना हमने, फिरोज शाह तुगलक गया, कौन था वहां पर, सिकंदर शाह। इसने खूब पीटा, इतना पीटा फिरोज शाह तुगलक को, किसने कह दिया, इससे वादा लिया था वो जाके अपने को सुल्तान नहीं कहूंगा। ठीक है, पर हुई बात हुई, जब बंगाल में फिरोज शाह तुगलक हारा, तो उसको डर था कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो लोग पूछेंगे काहे का सुल्तान, ये पिट के आ गया, तो कुछ तो करके आएंगे ना। तो उसने अब किस पे अटैक कर दिया, फिर से उड़ीसा पे। उड़ीसा में एक ही तो टेंपल है मेन, जगन्नाथ टेंपल, कर दो अटैक वहां पर। ठीक है, और उस समय वहां पर कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, अब कपिल डायनेस्टी, जिसको इतिहास में गजपति डायनेस्टी भी कहा गया है। रिजल्ट फिरोज शाह तुगलक का जगन्नाथ मंदिर पर अटैक, मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, और गजपति डायनेस्टी कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। जितना लूट का सामान था कहां पर ले गया, दिल्ली ले गया। सुल्तान आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। कहां से जीते, उड़ीसा जीते। बंगाल का क्या हुआ वो मत पूछो, वो मत पूछो, वो जीत रहा है, तुमको जीत चाहिए थी, जीत है। ठीक है जी, क्लियर है जी। सिकंदर शाह
के समय कुछ कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुई। बंगाल में जो बिल्डिंग्स बनी उसमें ब्रिक और स्टोन का यूज किया गया। ब्रिक्स और स्टोन का यूज किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग आपको मिलेगी अदीना मस्जिद। अदीना, ADINA, ADINA, अदीना मस्जिद पांडुआ। पांडुआ कहां पर है? बंगाल में। अदीना मस्जिद पांडुआ। और इस मस्जिद की खासियत क्या है? पहली, इसमें ब्रिक्स प्लस स्टोन्स दोनों का यूज किया गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस समय जितनी भी मस्जिदें, जितनी भी बिल्डिंग्स मिलेंगी, कुछ इस टाइप से मिलेंगे, हट शेप। डिटेल बनना आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है। इस तरह झोपड़ी नहीं होती जैसे, इस तरह आपको इसकी मैक्सिमम जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, महल मिलेंगे ना, इस तरह से। ये इसके टाइम पे आर्किटेक्चर की कला आपको मिलेगी। कुछ इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपको आया, गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चर्चेस देखते हैं इस तरह, गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। समझ में आ गया? नहीं? देखिए देखिए इसको, फिर आगे चलिए। आगे चलिए। गियासुद्दीन आजम शाह। तो गियासुद्दीन आजम शाह आया तो उसने भी इसी चीज को कंटिन्यू रखा, इसी आर्किटेक्चर को कंटिन्यू रखा। ठीक है। जो अदीना मस्जिद शुरू किसने की थी? सिकंदर शाह ने। उसको कंप्लीट किसने कराया? उसके बेटे गियासुद्दीन आजम शाह ने। तो अदीना मस्जिद का एक इस तरह का था। ठीक है। तो इसने जो बिल्डिंग्स बना दी गियासुद्दीन आजम शाह ने, उसकी हर बिल्डिंग में इस तरह की इमारत है। अपने पिता से उसने इस आर्किटेक्चर को लिया। ठीक है। झोपड़ी टाइप, हट टाइप आपको उसको बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो उसने सिर्फ मस्जिद को बनाया था, इसे सारी बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इसके समय भी आपकी कल्चर डेवलपमेंट होती है। सबसे बड़ी बात, इसने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न बंगाल और सदर्न बंगाल। जो नॉर्दर्न बंगाल है इसको क्या बोला गया? लखनौती। और सदर्न बंगाल, इसका मेन सेंटर क्या बनाया गया? गौर। नॉर्दर्न बंगाल का मेन सेंटर क्या बना दिया? लखनौती। और सदर्न बंगाल का मेन सेंटर क्या बना दिया? गौर। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कारण, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है। बंगाल बहुत बड़ा है, मैंने आपको बताया था। तो ब्रिटिशर्स करेंगे बहाना, वो भी देंगे कि भैया बहुत बड़ा है। ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, जो आज का बांग्लादेश। ठीक है। इतना बड़ा हमसे नहीं गवर्न होता। अंदर खाते क्या था? नेशनल मूवमेंट को तोड़ना। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो किसने किया था? बेसिकली गियासुद्दीन आजम शाह। कहा था उसने, करजन ने, जब लोग भड़के थे ना, उसने ये बात कहा ही थी। कहता कि मैं पहली बार नहीं कर रहा, ये कोई पहला चांस नहीं है जब बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा है। मेडिवल इंडिया में एक सुल्तान था जिसका नाम क्या था? गियासुद्दीन आजम शाह। उसने भी किया। बेवकूफ थोड़ा वो लोग, पूरे तर्क लेके बैठे थे वो। इतनी सी कंट्री है, मैप में जाकर तो दिखेगी भी नहीं। पूरे विश्व में राज किया 200 साल तक, दिमाग से किया ना। ठीक है। अकल बड़ी है इन लोगों की। कल ही पढ़ गया था वो, कहता दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। आप क्या कहते? मैंने किया। क्यों? मेडिकल इंडिया में नहीं हुआ ये। समझ में आ गई? आगे चलिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट,
वो कौन था? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन शाह। सबसे बड़ी बात, इसका कोर्ट पोइट मलधर बसु, उसने एक किताब लिखी श्री कृष्ण विजय। मलधर बसु, जिसने किताब लिखी श्री कृष्ण विजय। आगे चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े संत, हिंदू इतिहास के वैष्णव संत, भगवान विष्णु को मानने वाले, भक्ति मोड में आप पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इनको इनके भक्त गौरांग प्रभु भी कहते हैं। तो इन्होंने किस चीज को प्रमोट किया था? कीर्तन को। तो ये करते थे, अपने संगी साथियों के साथ निकल जाते थे बंगाल की सड़कों में, गलियों में, बस हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तन करते चलते रहते, जैसे इस्कॉन वाले नहीं करते। तो ये जो कीर्तन का सिस्टम था, ये हरे कृष्णा हरे रामा, या सड़क में जाना, अपना मगन हो गए जाना, ये किसने शुरू किया था? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलाउद्दीन शाह। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार। चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग प्रभु भी कहा जाता था। गौरांग प्रभु, क्लियर है? किसके कंटेम्पररी थे? अलाउद्दीन शाह के। और सबसे बड़ी बात ये है, अलाउद्दीन शाह बीइंग द मुस्लिम, उसने इनको पैटर्नेज दिया था। एक बार जब वो अपनी कचहरी लगा रहा था, अपने दरबार में बैठा हुआ था, चैतन्य वहां से कीर्तन करते आ रहे थे साथियों के साथ, तो वो इतना खुश हुआ, वो बाहर गया, माथा टेका उनको और हाथ स्तुत किया, अपने गद्दी पर बैठाया, उनकी सेवा की थी। हिंदुओं से बहुत प्रेम करता था वो, ठीक है। भक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहा था जो मर्जी करो, करो भक्ति को प्रमोट, मैं नहीं बोलूंगा पीछे। इसके इसी नेचर के कारण बंगाल के लोग आज भी इसको कृष्ण का अवतार मानते हैं। एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक अलाउद्दीन शाह जिसको लोगों ने कृष्ण का अवतार माना, भगवान से कंपेयर कर दिया था उसकी सेक्युलर पॉलिसीज के कारण, अलाउद्दीन शाह। तो ये क्या था आपका? बंगाल। समझ में आया? देखिए आगे चलिए गुजरात। देखिए पहले इसको कंसोलिडेट करिए, फिर आगे चलते गुजरात।
चलिए लिखिए। आप देखो कितने फैक्ट्स निकल गए यहाँ से, कितने ज्यादा फैक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको वही चीजें बताई हैं जो पेपर में आती हैं। वैसे तो हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाओ तो फिर हिस्ट्री पढ़ते रह जाओ, ठीक है ना। वही पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं। कहीं यूपी पीसीएस में पूछ गया, पंजाब पीसीएस में पूछ लिया, यूपीएससी, हर स्टेट में पीसीएस हो रहे हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए, इसको मिस कर सकते हो? नहीं मिस कर सकते इसको, अंडररेटेड। और यूपीएससी कितनी शैतान है, वो यही कर रही है वो इसी में क्वेश्चन उठा के दे रही है। इस बार क्वेश्चन जो आया हुआ था ना, एक क्वेश्चन पूरी मेडिवल इंडिया में से, प्रोविंशियल किंगडम से आया था, आई थिंक मालवा से आया था। तो पेपर को टफ बनाना है ना, ऐसे चैप्टरों को पकड़ लो। एशियन इंडिया का सबसे खतरनाक चैप्टर है संगम डायनेस्टी। नाम ही नहीं, मेरे को आता है, नाम नहीं प्रोनाउंस हो रहे उनसे, आज भी नहीं होते। अच्छा, हम क्या करते थे, छोड़ जाते थे। आज देख लो संगम डायनेस्टी, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन है, हर साल। देखो पेपर का ना एक तरीका, क्रैक करने का तरीका है। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ 10 साल रही। कांग्रेस की कोई उपलब्धि है एशियन मिडीवल में? कोई नहीं। 1885 के बाद आई थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब आप पेपर देते थे ना हम लोग, तो उस समय एक कहावत मशहूर थी, मॉडर्न इंडिया कर दो, बस नेशनल मूवमेंट कर दो। देखो पीछे के पेपर, नेशनल मूवमेंट करो तो उसमें से पेपर आते, क्वेश्चन आने वहां पर हिस्ट्री के 15, उसमें से 10-12 तो नेशनल मूवमेंट के थे। सरकार अपनी उपलब्धि बताती थी, ठीक है, ये याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, हिंदू गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहली बात तो कांग्रेस तो उसकी सबसे बड़ी शत्रु है, ठीक है। वो कांग्रेस की उपलब्धियां क्यों बताएगी? रिजल्ट 2014 के बाद क्या हुआ, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस कम हो गए, नेशनल मूवमेंट कम होगी, ठीक है। अब क्योंकि हिंदू गवर्नमेंट है, वो हिंदू गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हिंदू, इसने एनसीईआरटी को रिवाइज किया, मुस्लिम चैप्टर्स को बाहर निकाला, ठीक है। अब आप समझो इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या। तो क्वेश्चंस आपको अब कहां से मिलेंगे? एशियंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया से 1-2, मैक्सिमम एशियंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर। देख लो पिछले साल का पेपर, कहते हैं सडनली आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। मेंटालिटी देखो ना, जो बंदा वहां बैठा वो क्या करेगा। फिर आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्यों? वो जो स्कीम्स लेके आते हैं वो यूथ को बताना चाहते हैं कि हमने ये स्कीम लॉन्च की है। तो आप देखो क्या हो रहा है, 2017-18 से उठाओ पेपर, एकदम से फ्लो है करंट क्वेश्चंस का, बहुत शेयर बढ़ गया है एशियंट का, आपकी आर्ट एंड कल्चर का और करंट अफेयर्स का, स्पेशली इन्वायरमेंट का, एकदम से फ्लो है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड, इस चीज को याद रखना, इस आइडियोलॉजी को। आइडियोलॉजिकली चेंजेस होते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, तो जब तैमूर का अटैक हुआ, फिरोज शाह तुगलक का जो गवर्नर गुजरात में बैठा था, उसका नाम क्या था? जाफर खान, और उसने इंडिपेंडेंट गुजरात की नींव रखी। तो गुजरात इंडिपेंडेंट किसके समय हुआ? जाफर खान। जाफर खान के बाद अगला जो शासक आया वो कौन था? अहमद शाह, ऑर्थोडॉक्स। वही कारनामे शुरू, जजिया ऑन हिंदूज, मंदिरों को तोड़वाया गया, काउ स्लॉटर शुरू करा दिया। सती को बंद करा दिया गया। फिर मैं आपको बता रहा हूं सती को क्यों बंद कराएंगे, इसलिए नहीं कराएंगे उनको विमेन से थोड़ी वो है ना, इसलिए कराएंगे ब्राह्मणों के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा इसने एक शहर को बसाया जिसका नाम क्या है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर को किसने बसाया? अहमद शाह ने, ठीक है। और इसको कल्चर सेंटर तक बना दिया।
कैसे? यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया, 3 दरवाजा, 3 दरवाजा। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अहमदाबाद की जामा मस्जिद। ये क्वेश्चन आ चुका है जी, बहुत बार आ चुका है। 3 दरवाजा, आपकी जामा मस्जिद और अहमदाबाद। मैं आपको फिर से भी बताऊं, वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जरूर टकरेंगे आपको। कितना इंपॉर्टेंट है। हमने सारी दिल्ली सल्तनत पढ़ ली, मुगल पढ़ ली, हमको ये नहीं पता अहमदाबाद किसने बनाया, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अहमद शाह के समय क्या बन गया? कल्चर सेंटर बन गया। देखिए पहले इस दोनों को, फिर आगे चले। महमूद बेगर। जाफर खान गुजरात को इंडिपेंडेंट कराया, तो गुजरात स्टेट को बनाने, प्रोविंस को बनाने वाला कौन था? जाफर खान। महमूद बेगड़। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान, वैसे तो बहुत आएंगे इसके बाद, हमने इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान गुजरात का कौन था? महमूद बेगड़। आते ही धमाका, उसने क्या किया? गिरनार पहाड़ी की फोर्ट को जीत लिया, और दूसरा चंपानेर नाम के एक किले को जीता। गिरनार जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार का जो किला था वो एक जंगलों में बना था, जिसका नाम क्या? गिर के जंगल। ठीक है, और गिर के जंगल में क्या मिलते हैं हमको? बब्बर शेर, आज भी मिलते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमेशा एक इकोलॉजिकल नेचुरल सेफ्टी रही है। गिरनार का जो किला था उसको जल्दी जीता नहीं जा सकता था, क्योंकि गिर फॉरेस्ट है। तो पहली बात तो क्या है, गिर माउंटेन्स पे है, हाइट पे है, गिर नेशनल पार्क। पहली बात तो ये हाइट है। ठीक है, कारगिल वॉर हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट थी, पता है? जितनी भी हमने पाकिस्तान से वॉर्स लड़ी है, 3 ही लड़ी, बेसिकली 4 लड़ी है। पहली 1947 में लड़ी थी, तो उसने कब्जा कर लिया था J&K के आजादी के बाद। ठीक है, तो सबसे खतरनाक लड़ाई हुई है वो किसमें हुई है? कारगिल में हुई है। क्यों? वो ना ऐसे बैठ गए, चोटियों में बैठ गए, टाइगर हिल। तो जैसे ही सोल्जर्स जाते थे, फायर करते थे, अब ऊपर से अगर नीचे एक पत्थर भी फेंकोगे, वो भी ट्रिपल स्पीड से जाएगा नीचे। जब ऊपर से आप गोली फेंकोगे तो वो क्या होगा? सीधी जाएगी। जब नीचे से आप ऊपर गोली फेंकोगे ना, वो पैराबोलिक पाथ घूमेगी। हाँ, उसको एक भी डिस्टेंस देंगे, अपने आप को पैराबोलिक पाथ, इस तरह से पैराबोलिक पाथ इस तरह से घूम जाएगी। तो इसमें गोरखा रेजिमेंट को बुलाया गया और एयरफोर्स, इनका बहुत बड़ा हाथ था, आपने इसको जीता है। पहाड़ी हमेशा से खतरनाक रही है, और ये फोर्ट कहां पर था? गिर की पहाड़ियों में। पहली बात, पहाड़ जल्दी चढ़ा नहीं जाता। ठीक है, आसपास जंगल, और जंगलों में बब्बर शेर, आधी आदमी को तो शेर ही खा जाएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इसने गिर फोर्ट को जीता। और गिर फोर्ट के साथ ही एक और फोर्ट था चंपानेर, उसको भी जीत लिया। ठीक है, महमूद बेगर ने 2 सिटीज बनाई। पहली मोहम्मदाबाद, और दूसरी मुस्तफाबाद। मोहम्मदाबाद और मुस्तफाबाद। क्लियर है?
चलिए, इसको बेगर क्यों कहा जाता था? नाम देखो ना, बेगर। बेगर, इसकी जो मूछें थी वो कहती थी गाय की पूंछ है लंबी, तो वहां पर लोकल लैंग्वेज में गाय की पूंछ को कहते हैं बेगर। तो इसकी मूछें कितनी लंबी, जैसे गाय की पूंछ नीचे तक घूमती थी, फर्श तक लगती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? बेगर। ठीक है। दूसरा, खाना बहुत खाता था, पेटू था। जो कंटेम्प्रेरी ऑथर्स है वो ये कहते हैं इसका रोज की डाइट 30 किलो थी, 30 किलो खाना खाया जाता था। और उससे भी बड़ी बात, 30 किलो खाना खाता था, 10 किलो खाना इसके आसपास जब ये सोता था पड़ा होता था। ठीक है, कि अगर सुल्तान की नींद खुल जाए तो कोई खाना पड़ा हो खाने के लिए, भूखा ना रहे। ठीक है, तो कई लोगों ने इसको क्या बोला है, ये मेडिवल इंडिया का कुंभकर्ण है। जो खाता था तो खा ही जाता था सब कुछ। ठीक है, 30 किलो उसकी रोज की डाइट थी, 10 किलो उसका रिजर्व था। ठीक है, आगे चलिए। फिर अब इसको शक रहता था कि मुझे कोई मरवा ना दे, दुश्मन कितने थे इसके, तो ये करता था एक एक बूंद पॉइजन पीता था। जैसे पानी पिया रोज की या विस्की पी, उसमें एक बूंद पॉइजन, इम्यूनिटी बनाओ कि मुझे कोई जहर दे के मार ना दे। राजा था ना, तो उन्होंने क्या बोला कि एक दिन क्या हुआ, एक सांप आया, सांप ने डसा किसको, महमूद बेगर को, सांप मर गया, इतनी रेजिस्टेंस थी। और कहते मधुमक्खी वगैरह तो आम मर जाती थी, जब मधुमक्खी काटती थी ना उसको, मधुमक्खी का अंत आ गया, इतना जहर था इसके। बिच्छू भी काटता था तब भी मर जाता था। तो ये हर रोज एक एक बूंद, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात तो नहीं है। क्यों, आप जाओ मौर्य काल में, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देता था एक एक बूंद, पता है आपको क्यों देता था? उसको डर था ही मार देगा कोई। भैया धनानंद को हरा के बनाए, कोई भी मार सकता है उसको, तो उसकी इतनी इम्यूनिटी बता दी उसने कि एक बार जब उसको जहर दिया गया वो बच गया। ये पहली एपिसोड नहीं है, ये मौर्य काल में आपको चाणक्य नीति शास्त्र में मिलेगी ये चीज। तो ये कौन था? महमूद बेगर। ये हमारा हो गया गुजरात। देखिए इसको, फिर आगे चले, मालवा। तो जब दिल्ली सल्तनत वीक हुई तो अगला राज्य जो इंडिपेंडेंट हुआ वो कौन सा था? मालवा। मालवा आपका मध्य प्रदेश का एरिया, खासकर बुंदेलखंड का एरिया। वहां पर एक प्लेटू है, मालवा प्लेटू, यहीं से इसको नाम मिला इस रीजन को, मालवा। मालवा पठार, पठार की वजह से इसको ये जगह का नाम मिला। ठीक है, तो जब मालवा आजाद हुआ उस समय मालवा का इक्तादार गवर्नर कौन था? दिलावर खान गोरी। दिलावर खान गोरी। ठीक है, तो दिलावर खान गोरी ने इसको आजाद कराया। तो इंडिपेंडेंट मालवा को बनाने का जो आपको क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? दिलावर खान गोरी। और इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई? धर। धर, ऐसा नहीं कि धर इसने बना दी, धर पहले से थी कैपिटल। जब आप पढ़ोगे ना प्री मिडिवल एरिया पढ़ोगे, राजपूतों को पढ़ोगे, तो यहाँ पर एक डायनेस्टी राज करती है, चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, बाद में कौन है? कंबोज है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर आपको विद्याधर भी मिलेगा। ठीक है, तो उनका जो एपिसेंटर था, सेंटर ऑफ लर्निंग कौन सा था? धर।
जहां पर हिंदू टेम्पल्स, हिंदू कल्चर, हिंदू कॉलेजेस, स्कूल, संस्कृत स्कूल, विश्वविद्यालय तक थे। ठीक है, तो उसने धर को ही अपनी कैपिटल बना दी। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई की वो किससे की थी? गुजरात से। तो गुजरात का राजा कौन था? जाफर शाह, जाफर खान। ठीक है, और इस लड़ाई में दिलावर खान कोरी हार गया। ग्वांडी है ना, मध्य प्रदेश और गुजरात, देखो मैप, नर्मदा आ रही है, तापी आ रही, बॉर्डर से आ रही है ना, डिस्प्यूट भी है इनका। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम थी कि मेरे साथ गुजरात है तो गुजरात को भी मैं जीत लूं। जब इसने अटैक किया, जाफर खान ने उसको हरवा। ठीक है, चलिए, लड़ाई तो रुक गई, पर रिजल्ट क्या हुआ? एक खुंदक का बीज बोया गया और ये बीज आगे तक चलता रहा। ये लड़ाई आगे तक चलती रही। ठीक है, आगे चलिए। हुशंग शाह, अगला राजा कौन था? हुशंग शाह। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसने एक शहर का बनाया जिसका नाम क्या था? होशंगाबाद, अपने ही नाम से। दूसरा, इसने अपनी कैपिटल को कहां शिफ्ट किया? मांडू में। धार से मांडू में। मांडू में क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि धार जो था वो गुजरात के पास था, अक्सर वहां से अटैक हो जाता था। ठीक है, तो या तो लड़ लो, ठीक है, या तो इतने इक्विप्ड बन जाओ, लड़ लो। लड़ आप सकते हैं नहीं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपिटल को दूर शिफ्ट करना पड़ेगा इन्फ्लुएंस से। बंगाल का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? क्यों वो हर बार पंगे लेता है? पंजाब में देखो, पंजाब के कभी सीएम ने इतने खतरनाक सुर निकाले जो बंगाल की सीएम निकालती है। क्यों? सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में आई थी, फिर पंजाब में आई, फिर महाराष्ट्र पंजाब में इकट्ठी आई है। ठीक है, सबसे पहले जनक जो था वो बंगाल था। क्यों? उसके कारण है, दिल्ली और बंगाल में डिस्टेंस बहुत है। दिल्ली और बंगाल में डिस्टेंस बहुत है। पंजाब की जो मूवमेंट थी उसको अंग्रेज दबा देते थे। लाला हरदयाल को, गदरी बाबू को दबा दिया था ना उन्होंने, भगत सिंह को कर लिया था ना उन्होंने काबू में, पर महाराष्ट्र की मूवमेंट को दबा नहीं पाते थे। तिलक आखिर तक उनसे बाहर रहे। ठीक है, वहां पर आप देखो, सबसे लंबी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चली वो कहां पर चली थी? बंगाल में। मास्टर सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा कहते थे, बीना दास, वो चितगोंग आर्मी केस, वो 1930-31 में भी लड़ी जा रही। सबसे बड़ा कारण क्या है? दूर है। ठीक है, तो दूर होने में क्या है? दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल गवर्नमेंट से दूर चला गया, और दूसरा आपको कंट्रोल करना मुश्किल है। तीसरा क्या है? आपका जो एरिया वो बॉर्डर एरिया है, तो आसपास की ताकतें भी आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस बंदे में इतनी काबिलियत तो थी नहीं कि वो गुजरात को हरा दे, क्योंकि वहां पर कौन बैठा है? अहमद शाह, जिसे अहमदाबाद बनाया। और वो कैसा आदमी आपने सुन ही लिया, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स होगा, कट्टर होगा, वो खूंखार भी होगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? अपने आप को दूर ही ले गया, मैं उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चल जाता हूं, और अपनी कैपिटल कहां बना दिया? मांडू। ठीक है, और मांडू में उसको कल्चर सेंटर बना दिया। तो यहां पर आप देखोगे मस्जिदें बनाएगा, ठीक है, स्कूल्स बनाएगा, कॉलेजेस बनाएगा, पर अल्टीमेटली वो क्या करेगा? यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर है जी? समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट राजा महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, पहला खिलजी डिनेस्टी का रूलर जो वहां पर आया था वो कौन था? महमूद खिलजी। चलिए, महमूद खिलजी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, मांडू में उसने 2 महल बनाए, हवा महल
और जहाज महल, हवा महल और जहाज महल। ठीक है, हवा महल क्यों कहा? जब आप हवा महल में जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि हवा में झूल रहे हो। जब आप जाओगे ना ऐसा लगेगा जैसे हवा में, एयर में घूम रहे हो। ठीक है, और दूसरा महल कौन सा था? जहाज। ऐसा लगेगा जैसे शिप में चल रहे। जहाज वो नहीं थे उस समय, शिप में ऐसा लगेगा आप किसी ना बिल्कुल पानी के बीच में बनाया गया। तो मालवा में एक नया आर्किटेक्चर डेवलप हुआ जहां लेक्स के बीच में, पानी के बीच में महल बनाएंगे। और ये किसने बनवाए थे? महमूद खिलजी ने। ठीक है, इतिहासकार ये कहते हैं महमूद खिलजी की सारी जिंदगी सिर्फ बैटल ग्राउंड में चली गई। इतनी बैटल्स लड़ी इसने, सारी की सारी। किन से? गुजरात, राजस्थान। अब ये तो है नहीं, राजस्थान एक के बाद साथ कितने राजपूत बैठे हुए थे। फिर साउथ इंडिया में अटैक कर रहा है, कभी उड़ीसा में अटैक कर रहा है। तो इतिहासकार कहते हैं महमूद खिलजी का घर जो था वो क्या था? तब बैटल ग्राउंड। अपने घर में, अपनी सीट पर वो कई 5-6 साल में एक आधी बार बैठता था जाके। अपने बच्चों को उसने बैठाया हुआ। उसकी सारी जिंदगी यहीं पर चली। ये क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में, उन्होंने कोटिंग की थी और उसकी सारी जिंदगी लड़ाइयों में चली गई। ठीक है, और उसमें आगे कुछ लिखा हुआ था, जो लड़ाई का स्थान था वही उसका घर बन गया। तो उन्होंने आगे लिखा हुआ था ये किस बंदे के लिए बोला गया? महमूद खिलजी। ठीक है, आगे चलिए। महमूद खिलजी का सबसे बड़ा दुश्मन कहां बैठा था? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन? राणा खुंबा। राणा खुंबा। तो राणा खुंबा से उसकी लड़ाई होती है। ठीक है, और इस लड़ाई में कोई रिजल्ट नहीं आता। राजस्थान के जो इतिहासकार हैं वो ये बात बोलेंगे कि महमूद खिलजी को हरा दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार ये बात बोलेंगे कि इसको हरा दिया गया। तो इसी में क्लैरिटी नहीं है। हम ये लेके चलेंगे इसका कोई रिजल्ट आया नहीं। ठीक है, कैसे? जब ये वॉर हुई, वॉर खत्म हुई, राणा खुंबा को लगा कि मैं जीत गया, और उसने क्या किया? चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बना दिया। आज भी है वो विक्ट्री टावर। कहां पर? चित्तौड़ में, राणा खुंबा। और इस विक्ट्री टावर को क्या बोला गया? कीर्ति स्तंभ। किसका? चित्तौड़ का। क्लियर है? पर महमूद खिलजी को लगा मैं जीत गया, और उसने भी जब वो मालवा में गया उसने भी ये डिक्लेयर किया कि भैया मैं जीता हूं। और उसने भी ऐसा ही एक विक्ट्री टावर कहां पर बनाया था? मांडू में। ठीक है, वो पुरानी कहावत है ना, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। वही हाल हो गया, ये भी राजा ये भी राजा। हाँ, दोनों ही कहते हम राजा, दोनों जीत गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मांडू में। ठीक है जी, चलिए। मुगल काल में सबसे इंपॉर्टेंट राजा यहां का बाज बहादुर। बाज बहादुर। और बाज बहादुर
की कुछ खासियतें थी। पहला, वो बहुत अच्छा सिंगर था। दूसरा, वो बहुत अच्छा डांसर था। तीसरा, वो आर्किटेक्चर को बहुत प्यार करता था। चौथा, वो म्यूजिक को बहुत प्यार करता था। पांचवा, वो पेंटिंग को बहुत प्यार करता था। सारी कलाएं थी उसके अंदर, पर एक ही कला नहीं थी। किसकी? राजा की। राजा ठीक नहीं था, वीक था। देखो ना, जो बंदा ये काम करेगा वो राजा बनेगा। जेलेंस्की कौन था? यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? बेसिकली कॉमेडियन है, जैसे कपिल शर्मा। उसको बना दिया राष्ट्रपति, तो अब देखो क्या हाल हुआ। हाँ, पंजाब में भी है, तो देख लो क्या हाल है। उसमें सारी क्वालिटीज हैं, पर राजा की क्वालिटी नहीं। ठीक है, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। ठीक है जी। तो उससे भी बड़ी बात, इसकी रानी का नाम क्या था? रूपमती। एक हिंदू देवी। और जैसा नाम वैसा रूपमती। रानी पद्मावती के बाद जो सबसे सुंदर स्त्री मेडिवल इंडिया की मानी गई है वो कौन थी? रूपमती। ठीक है, और यही इसकी क्या बन गई? वीकनेस। ठीक है जी। हुआ क्या, उस समय भारत का राज्य किसके हाथ में था? मुगल्स के हाथ में। और मुगल्स का राजा कौन? अकबर। अकबर ने बोला, एक गवैया है मालवा में, ठीक है, गाने गाता जा रहा है, कर दो कुछ रानी, अच्छा मौका है, खींच लो मालवा। मालवा में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। हाँ, माइंस है वहां पर, जंगल है, जंगल स्पोर्ट है वहां पर। ठीक है, कहता इसको पकड़ लो। ठीक है, तो उसने दो आदमियों को भेजा, आदम खान और दूसरा पीर मोहम्मद। आदम खान और पीर मोहम्मद। ठीक है, जब आदम खान और पीर मोहम्मद इन्होंने अटैक किया, बाज बहादुर, भैया ये इस क्वालिटी का आदमी लड़ नहीं सकता। बाज बहादुर कहां भाग गया। ठीक है, और हाथ में कौन लग गई? रूपमती। किसके? आदम खान। और आदम खान ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। पीर मोहम्मद ने मना किया कि हमारा मोटो किसी नारी को उठाना नहीं है, हमारा मोटो क्या है? मालवा को कैप्चर करना। इन दोनों में लड़ाई होगी। आदम खान ने पीर मोहम्मद को मार दिया। दूसरा काम, रूपमती को पाना चाहा। रूपमती ने अपने आप को बचाने के लिए अपने हीरे की अंगूठी निकाल ली और मर गई। अकबर के पास जब ये आया, अकबर गुस्से में था, पीर मोहम्मद को मारा, रूपमती मर गई, तो पहले गुस्से में बैठा हुआ था। तो अकबर को मिलने कहां पर आया? आगरा में। तो आदम खान से पूछा कि तुमने क्या किया? मैं तुमको ये बात बोली थी कि रूपमती को पकड़ना, या मैंने तुमको ये बात बोली थी कि तुम पीर मोहम्मद को मार दिया तुमने? चक्कर तुम्हारा काम था राजा को पकड़ के ले गया ना, वो कहता भाग गया तो भाग गया तो भाग गया, कहता तुमको रानी को पकड़ने में क्या मतलब था? हमको तो टेरिटरी अपने हाथ में करनी है। फिर उसने पूछा पैसा लेके आया, बताओ पैसा कहां पर है? पैसे में भी गड़बड़, काफी पैसा अपने पास रख लिया, थोड़ा बहुत था वो भेज दिया। गुस्सा उसको ज्यादा रूपमती वाले केस में, कि उससे छवि खराब हुई है ना उसकी। ठीक है ना, अब राजपूतों के ऊपर क्या ट्रस्ट बनाओगे? कैसे बनाओगे? जोधा भाई, जब अकबर की शादी जोधा भाई से होनी थी ना, जोधा भाई रोई जा रही थी। वो कहती थी ये क्या, ये कोई बंदे।
अपने पिता को बोला, उसने तुमने क्यों मेरी शादी इससे करवा दी? वो कहते क्या हुआ, ये महाराजा क्या कहते, मैंने सुना है रूपमती का केस। हालांकि अकबर ने थोड़ा किया था ये। तो अकबर को गुस्सा आया और वो देखो राजपूतों से उसे अच्छे रिलेशंस बनाने हैं हिंदुओं से, और उसने ये बात पहले बोली है कि भैया ये दारुल इस्लाम नहीं बन सकता, ये देश हिंदुओं का देश है, दारुल हर्ब इस्लाम नहीं बन सकता। कहां वो अच्छे रिलेशंस बना रहा है और कहां आपने क्या किया, रूपमती वाला एपिसोड कर दिया। उसको खुंदक तो बहुत चढ़ी हुई थी इस चीज से, ठीक है। आदम खान ने जब हिसाब में गड़बड़ किया, उसको इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया, आदम खान को छत से नीचे गिरवा दिया। रिजल्ट, आदम खान की डेथ। और मालवा किसके अंडर आ गया, अकबर के। और अकबर ने रानी रूपमती को श्रद्धांजलि दी और वहां पर उनकी मूर्ति बनवाई, और उस मूर्ति के साथ बगल में ही एक देवी का मंदिर बनवाया, और राजपूतों से माफी मांगी, क्योंकि वो बेसिकली राजपूतों की लड़की थी, ठीक है। तो बाज बहादुर का क्या बना, बाज बहादुर बाज की तरह उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता उड़ता पंछी ऐसे ही मर गया, ठीक है। कभी गुजरात चला गया, कभी अकबर के पास चला गया, माफ कर दो, आया था अकबर के पास ही, माफ कर दो, चलो कहता कोई बात नहीं, तुम मालवा में चल जा, तेरे से हम, तेरी वाइफ से हमको हमदर्दी है, कैसा गलत हुआ, ठीक है। अकबर ने इसको भेज दिया, तू मालवा में जा, मेरा गवर्नर बन जा, जो नजराना हमको पेश करिए, हम तेको कुछ नहीं कहेंगे। ये वहां जाके बिगड़ गया, फिर अकबर ने अटैक किया, फिर गुजरात चला गया, वहां जाके बिगड़ गया, वो भागता भागता ऐसे ही मर गया, बाज की तरह घूमता, ठीक है। रिजल्ट, मालवा जो अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था, वो किसके हाथ में गया, मुगलों के हाथ। देखिए फिर आगे चले, मेवाड़। मेवाड़ एकमात्र ऐसा किंगडम, मैं इसकी आपको प्रशंसा कर रहा हूं, एकमात्र ऐसा किंगडम जो अकबर जीत नहीं पाया। बहुत कोशिश की उसने इसको जीतने की, जीत ही नहीं पाया, अल्टीमेटली वो हार ही मान गया। और ये क्वेश्चन आपका पंजाब पीसीएस 2009 में आया था, पंजाब पीसीएस 2009 में आया था कि एकमात्र ऐसा किंगडम कौन सा जो अकबर नहीं जीत पाया था। तो ऑप्शन लिखे थे, मारवाड़, रणथंभौर, उदयपुर, मेवाड़। मेवाड़ याद रखना, ये अकबर नहीं जीत पाया था, अकबर का बेटा जीता था उसको, जहांगीर। बाकी नीली सबको जीत गया था वो, सबको उसने अपने अंडर लगा लिया था। मेवाड़, मेवाड़ के इंपॉर्टेंट राजा, राजा बीका, राजा बीका, बीका जिन्होंने बीकानेर नगर बनाया। राजा खुंबा, जिनको राणा खुंबा भी कहा जाता है। तो इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, क्यों बनाया बता दिया मैंने आपको। और इसी के साथ साथ उन्होंने खुंबालगढ़ नाम का एक किला बनाया राजस्थान में, खुंबालगढ़। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी, किसके ऊपर, गीता के ऊपर, भागवत गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी अपनी, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, टीका लिखना, अपने व्यूज लिखने, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है कि ना केवल वो एक अच्छे सोल्जर थे, बकायदा
एक अच्छे दार्शनिक भी थे। क्लियर है जी। सबसे इंपॉर्टेंट राजा महाराणा प्रताप। तो इनका सीधा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो किससे था? अकबर से। ठीक है जी। और महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, जिस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए लेकिन हार नहीं मानी। जंगलों में जाकर उन्होंने अकबर के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। गोरिल्ला वॉरफेयर, छुपकर अटैक करना, गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू की गई। यहां तक कि इतिहासकार कहते हैं उन्होंने घास की रोटी तक खाई। मेवाड़ को पाने की पूरी कोशिश की, पर अंत में वो पूरे जख्मी हो चुके थे बहुत ज्यादा। अंत में कई इतिहासकार कहते हैं क्योंकि वो जख्मी हो चुके थे वो मर गए, पर मेरे इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि ये लड़ना चाहते थे अकबर को, अकबर से मेवाड़ वापस लेना चाहते थे। ठीक है ना। तो हुआ क्या, इनके सोल्जर्स ने उसको जहर दे दिया। जैसे ही अकबर गया वापस, फिर से मेवाड़ इंडिपेंडेंट हो गया। तो मेवाड़ एक मात्र ऐसा स्टेट जिसको अकबर जीत ही नहीं पाया। तो इसको मेवाड़ को अल्टीमेटली किसने जीता? अकबर के बेटे जहांगीर, जिसको इतिहास में सलीम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन सा ऐसा स्टेट जिसको वो जीत नहीं पाया? मेवाड़। तो दूसरा क्वेश्चन आता है मेवाड़ को फिर किसने जीता? जहांगीर। क्लियर है जी। तो आपका पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, दूसरा चैप्टर की आज पॉलिटी पढ़ेंगे हम, विजयनगर और बामनी। तो मंडे को हम पढ़ेंगे सोशल कल्चरल रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत एज वेल एज विजयनगर एम्पायर। तो इससे आपका मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे मुगल से। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको रिकंसाइल करो, दोबारा से देखो, फिर हम शुरू करें विजयनगर और बामनी। इनको पैरेलल पढ़ेंगे क्योंकि लड़ाई भी इनकी पैरेलल ही है आपस में। ठीक है, चलिए। बामनी एंड विजयनगर एम्पायर। ठीक है जी। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में पहले पढ़ें, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज कैसी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह अपनी कैपिटल कहां पर शिफ्ट की थी? दौलताबाद, जिसको भारतीय इतिहास में देवगिरी भी कहा जाता है। ओरिजिनल नाम क्या था? देवगिरी। ठीक है, उसका नाम बदल के उसने क्या कर दिया? दौलताबाद। ठीक है,
और इसी के साथ साथ जब वो दक्कन भारत में था, उसने एक एम्पायर पे अटैक किया था, उसका नाम क्या था? वड़ंगल। याद है अलाउद्दीन खिलजी में प्रताप रुद्रदेव जिसने सोने की मूर्ति जंजीर से बांधकर बेची थी? वड़ंगल, ठीक है। तो उसका मेजर अटैक जो था वो कहां था? वड़ंगल। वड़ंगल एक हिंदू राज्य था और वरंगल पर हिंदू राजा, कट्टर राजा वहां पर राज करते थे और उनके दो मंत्री थे। एक का नाम क्या था? हरिहर, और दूसरे का नाम क्या था? बुक्का। हरिहर, बुक्का, ठीक है। तो ये दो हिंदू मंत्री वरंगल के राजा के, ठीक है जी। और इनके पिता का नाम क्या था? संगम। हिंदू मंत्री, दो भाई, पिता का नाम क्या है? संगम, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर अटैक करता है, हिंदू राजा को मारता है और इन दोनों भाइयों को उठाकर कहां पर ले जाता है? दिल्ली, ठीक है जी। और दिल्ली में इनको पेश किया जाता है और इनसे पूछा जाता है मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्होंने कहा सर छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा अगर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है सर? वो कहते हैं ये कंडीशन है, आपको इस्लाम धारण करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसकी गले में तलवार लटकी हो वो तो फिर यही बोलेगा, ठीक है ना। हर कोई सिख गुरुओं जैसा थोड़ा है, हर कोई सिखों जैसा थोड़ा है, वो कटवा दी तो बोलेंगे इस्लाम नहीं धारण किया, ठीक है। ये कहते हैं ओके ओके रिपोर्ट है, करो इस्लाम धारण, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को क्या कर दिया? इस्लाम धारण करवा दिया, ठीक है जी। हुआ क्या? अब वड़ंगल में फिर से रिवोल्ट हो गया, ठीक है। और उसने फिर से भेजा इनको कि जाओ वहां पर जाओ और वहां पर जाके रिवोल्ट को दबाओ, ठीक है। इन्होंने क्या किया? वड़ंगल के रिवोल्ट को दबा दिया और वड़ंगल को किसके अंडर मिला दिया? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। अब अपने आप तो वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते तो इस्लाम थोड़ा धारण करते हो, ठीक है। आर्मी किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो उसने खुश होकर इन दोनों को क्या बना दिया? यहाँ का गवर्नर, कि तुम मेरे गवर्नर हो यहाँ, ठीक है। तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी चली गई, ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर बैठे हुए आराम से ये अपना नजराना भेज रहे थे, ठीक है। तभी वहां पर एक गुरु आए जिनका नाम क्या था? विद्या नारायण सयान, विद्या नारायण सयान। चलिए, तो जब ये गुरुओं को वड़ंगल में आए तो इनको पता लगा कि भैया बहुत बड़े संत आए हैं, ये उनकी खातिरदारी में गए और भगत की, ठीक है। तो उन्होंने बोला मैं बहुत उदास हूं। उदास, वो कहते सर क्यों उदास हो? उदास ये हो कि तुम हिंदू होते मुसलमान बन गए, हमको बुरा है लगा इस चीज का। वो कहते सर करें क्या? गले में तलवार थी तो कहते कटवा लेते। रिलीजन क्यों चेंज किया तुमने अपना? इनको बुरा लगा, इनको कहा यार बात तो सही है, ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी, ठीक है। वो कहते सर आप बताओ करना क्या है? करना ये शुद्धि करवाओ अपनी और फिर से क्या करो? हिंदू बन जाओ। तो विद्या नारायण सयान इनको क्या किया? इनकी शुद्धि की यज्ञ से, वेद से, और क्या किया? अल्टीमेटली इनको फिर से हिंदू बना दिया। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर वीक हुआ तो पहला एम्पायर जो उसके समय आजाद हुआ वो कौन सा था? विजयनगर। यहां से बैठ के ललकार मांगी, देख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, मर जाएंगे, इस्लाम नहीं धारण करेंगे, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो वैसे ही वीक था,
ठीक है, एक तो अपनी कारखानियों से वीक था, तो एक्सपेरिमेंट भी इतने कर दिए उसने, ठीक है, लोग रिवोल्ट में आए हुए हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। बाद में तो वो मर ही गया, फिरोज शाह तुगलक का भी ध्यान नहीं गया यहाँ पर। अल्टीमेटली मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर एम्पायर बन गया, ठीक है। और क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, संगम, इसलिए पहली डायनेस्टी जो बनी वो कौन सी थी, संगम डायनेस्टी। क्लियर है जी, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में खास शायद पिछले या पिछले से पिछले साल पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं ये पूछा था विजयनगर एम्पायर किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय बना था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। तो पिता का नाम क्या है, संगम, तो यहां पर क्या डायनेस्टी आई, संगम डायनेस्टी, ठीक है। चलिए फिर बामनी एम्पायर कहां से आया, चलिए मैंने आपको बताया कि इसने अपनी स्थिति कहां पर की थी शिफ्ट, दौलताबाद। बेसिकली इसका नाम क्या था, देवीगिरी, नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल आदमी था, अनगाइडेड मिसाइल, ठीक है, सुबह उड़ती है गिर जाती है यूपी, ठीक है। आजकल भी ऐसा आदमी घूम रहा है, ठीक है, तो सुबह उड़ता कुछ ना कुछ छोड़ देता है, ठीक है। तो अब साल रहा, साल बाद हुआ क्या, एक तो यहाँ मंगोलों के अटैक्स पड़ गए, घर में कोई है ही नहीं, या तुम जा रहे अपने गवर्नर्स को भेजो, एक आधा चक्कर लगा के फिर आ जाओ वहां पर, ठीक है, तुमने सारी जनता ही ले गए, ठीक है, यहाँ पे उनको खुला भंडारा मिल गया, ठीक है, मंगोल आने लग पड़े, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसको अब साल बाद नींद उठी और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गलत स्टेप ले लिया। करना क्या था कि मैं सेंटर में आऊंगा, ऊपर नीचे आगे पीछे सबको कंट्रोल कर लूंगा, कंट्रोल वहां से निकल गया, ठीक है। तो अब उसने बोला सारे वापस चलो, चलो चलिए, ठीक है। तो लोग कह रहे पागल है, वो कहते हमने नहीं जाना, सीधी बात है, ठीक है। तो कुछ लोग चले गए, पर जो कुछ लोग वहां पर रह गए, तो वो कौन थे, मुस्लिम थे, ठीक है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई, उसके होते कौन सा एम्पायर बना था, विजयनगर। जैसी उसकी डेथ हुई तो अगला एम्पायर कौन सा बना, बामनी किंगडम। क्यों, आदमी चला गया, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है, ठीक है, फायदा उठाया, आगे फिरोज शाह तुगलक अधेड़ उम्र का राजा है, 80 साल का राजा है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। उसने किया था ना, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी ना बंगाल में, आ गया था ना थप्पड़ खा के, ठीक है। उसके बाद तो उसकी हिम्मत ना उठी, वो तो सीधा उसमें चला गया, चलो बाग बगीचे बनाओ, अब ये तो आखिरी उम्र में यही काम करने, तो वो काम बामनी एम्पायर में आएगा, ठीक है। रिजल्ट, बामनी एम्पायर को उन लोगों ने बनाया जो मुसलमान आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन भारत। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बामनी एम्पायर का फाउंडर कौन था, अलाउद्दीन हसन शाह, जिसको इतिहास में हसन गंगू भी कहा जाता है, हसन गंगू। हसन गंगू, ठीक है। अब गंगू कहां से आ गया वर्ड, बेसिकली गंगू पंडित था, गंगू ब्राह्मण था, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी वीक हुई, ये गवर्नर था, हिंदू गवर्नर था उसका, ठीक है। जनता कौन सी है, मुसलमान, ठीक है। अब इसने अपने को इंडिपेंडेंट करना है, पर इसको ये बात पता है मुस्लिम जनता मुझे मानेगी नहीं। हिंदू राजा मुस्लिम जनता को मान लेगा, मुस्लिम जनता हिंदू राज्य को नहीं मानेगी जल्दी। प्रॉब्लम थी यहां पर, आज भी है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपने आप को इस्लामीकरण कर लिया, इस्लाम धारण कर लिया, और क्या बन गया, अलाउद्दीन हसन शाह। और अपना एम्पायर कौन सा बनाया, बामनी एम्पायर, जिसकी कैपिटल क्या रखी,
गुलबाग। गुलबाग समझ में आया इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? आगे चलिए। अब एक ही टाइम नियर टाइम में दो किंगडम बने, विजयनगर और बैमनी। एक हिंदू राज्य है और एक मुस्लिम राज्य है। ठीक है, लड़ाई तो होगी, आपकी तो पर्सनैलिटी भी मिलती है आपस में। ठीक है, आपका रिलीजियस व्यूज ही लग गए, तो थिंकिंग ये लग गया, तो लड़ाई तो होनी थी। ठीक है, और ये ना केवल हिंदू मुसलमानों की लड़ाई थी, रिलीजन की लड़ाई थी, ये इकोनॉमिक लड़ाई भी थी, क्योंकि वॉर जो मर्जी हो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस के लिए ही लड़ी जाती है। ये बात याद रखना। दिखेगा कुछ, होगा कुछ। गजनी कहता था खलीफा को, क्या किया, मैं इस्लाम फैलाऊंगा। खलीफा खुश हो गए कि चलो इस्लाम की बात की है, आया लूटने का। जो सी भी वार होगी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इंटरेस्ट जरूर होगा। अकबर ने मालवा में अटैक किया था, रूपमती नहीं थी उसकी इंटरेस्ट। उसका मेन इंटरेस्ट क्या था? उसका मेन इंटरेस्ट था वहां के माइंस, नेचुरल रिसोर्सेस। अब आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में अटैक किया तो पद्मावती थी, आपको पता होना चाहिए पद्मावती तो थी, पर साथ ही साथ उसका सबसे बड़ा बैरियर क्या था कि गुजरात में अगर आपने घोड़े मंगाने हैं गुजरात से, और सबसे बड़ी पोर्ट सिटी था, और सबसे बड़ी मक्का मदीना जाना तो गुजरात से जाते थे, हज करने जाते थे, तो गुजरात का जो रोड पड़ती थी वो कहां से पड़ती थी? राजस्थान से। तो जो उनके घोड़े आते थे उनको वो उठा लेते थे, जो वहां पिलग्रिमेज जाते थे उन पर वो अटैक करते थे। तो अगर आपने पोर्ट सिटी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, आपको बीच का देखो ना, दिल्ली में आपकी चीज उतरी है, पंजाब में आनी है, बीच में हरियाणा बैठ गया, वो आने नहीं देगा, तो क्या करोगे फिर आप? ठीक है, ये थ्योरीज है। कई लोग कहते हैं कि पद्मावती के कारण ही अटैक किया था, नहीं, उसका एक इकोनॉमिक रीजन भी था अटैक करने। वो तो ठीक है, करने वहां पर गया, उसको पता लग गया कि चलो यहाँ पद्मावती है, उसको देख लो जाके, आए तो हुई है, ठीक है, तो कोई काम ही कर लो, वो अलग बात है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीजंस के कारण हमेशा लड़ाई होती है, यहां पर भी वो रीजन था। पहला, कृष्णा गोदावरी रिवर दोआब, कृष्णा गोदावरी रिवर दोआब। दूसरा, कृष्णा तुंगभद्र दोआब। और तीसरा, मराठावाद का एरिया, यानी आज का महाराष्ट्र का एरिया, सबसे बड़े कारण थे इस लड़ाई के। ठीक है, दोआब, दो के बीच में आब, दो नदियों के बीच का एरिया। जैसे हम लोग दोआब में बैठे हैं, दो नदियां कौन सी है? सतलुज और ब्यास। नाम क्या है? जलंधर। जलंधर कौन था? राक्षस था, शिव पुराण के हिसाब से एक राक्षस था। जलंधर क्यों किया गया? क्योंकि उसका जो जन्म हुआ था जल के अंदर से हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये सारे का सारा एरिया था पानी से समाया हुआ था, जल के अंदर जलंधर, जल के अंदर, दो दोआब के बीच। ठीक है ना, दो पानी का, अक्सर ये जल में भैरव, यहां से जो राक्षस की उत्पत्ति हुई वो कौन था? जलंधर, जल के अंदर से आया था। ठीक है, अब दोआब की कुछ खासियत होती है। सबसे बड़ी खासियत, ये फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है। मिट्टी वो है ना, एल्यूवियल सॉइल है यहाँ पर, और एल्यूवियल सॉइल जो होती है, सबसे ज्यादा मिट्टी उपजाऊ कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अब इकोनॉमी के प्रिंसिपल में आ जाओ, तो एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस होगी। ठीक है, सरप्लस होगी, सारा अन्न तो तुम खाओगे नहीं, कुछ बेचोगे भी, तो ट्रेड होगा। ट्रेड होगा तो सिटीज भी बनेंगी, सिटीज भी बनेंगी तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों बनेगा? भैया तुमको एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो कौन बनाएगा? आर्ट एंड क्राफ्ट बनाएगा। और अल्टीमेटली क्या? इकोनॉमी आपकी
प्रॉस्पर होगी। देखो एक दो आपका कितना फायदा है। प्राइमरी सेक्टर आ गया, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया, साथ ही टर्सरी सेक्टर, ट्रेडिंग आ गई, बिजनेस आ गई, ठीक है, गिल्ड्स आ गई। तो अल्टीमेटली क्या है, बेनिफिट ही है। तो अब आपको समझ में आई ये आपस में क्यों लड़ रहे थे। यानी जिसने इन द्वाब्स को कैप्चर कर लिया उसने पूरी इकोनॉमी को ही कैप्चर कर लिया। ये सबसे बड़ा रीजन था इन दोनों की युद्ध का। समझ में आई किस तरह ब्राह्मणी एम्पायर आया, किस तरह विजयनगर आया, किस तरह इनका जो मेन एरिया ऑफ फाइटिंग थी वो ये थी। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, प्री में तो नहीं आएगा, मेंस में अगर जीएस में आ जाए कभी, ठीक है, या इंटरव्यू में पूछ लें आपसे, ठीक है, कि क्या विजयनगर और ब्राह्मणी एम्पायर की हिंदू मुसलमानों की दो रिलीजन की लड़ाई थी? नहीं, इकोनॉमी की लड़ाई थी, ठीक है, इकोनॉमी के पीछे लड़ाई होती है हमेशा। देखिए हो गया 11:30। हाँ जी, मराठावाद एरिया जो महाराष्ट्र का एरिया। अब आप कहोगे महाराष्ट्र का एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए, महाराष्ट्र पोर्ट सिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो कल्टीवेशन महाराष्ट्र, वहां पर आपकी काली मिट्टी, शुगर केन कल्टीवेशन महाराष्ट्र। गन्ने वाला जब जूस बना रहा होगा ना तो गन्ने वाले से पूछना भैया कहाँ का गन्ना है, वो ये बोलेगा या यूपी का या महाराष्ट्र का। तीसरे नंबर में पंजाब, यूपी पहले वो बोलेगा महाराष्ट्र का ब्लैक सोल, शुगर केन प्रोडक्शन। क्यूबा में क्या है, ब्लैक सोइल है, शुगर केन है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर केन वही होती है। वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, एक गन्ने के सिर्फ भी अमेरिका को आंखें दिखाई जा रहा है, ठीक है। ये हाल हो गया था कि आप पढ़ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसने जब मिसाइलें लगवा दी सोवियत की वहां पर, ठीक है। तो गन्ना प्रोडक्शन है तो ब्लैक सोइल पहले तो गन्ने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ज्योग्राफी में पढ़ना, ब्लैक सोइल कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन की उपजाऊ कभी देखी पंजाब में कॉटन आपने? रेयर। तीसरा मैंगो, चौथा प्याज, शरद पवार अनियन किंग है ना, अनियन किंग कहते हैं ना उसे, अनियन किंग। जितने प्याज के फॉर्म्स हैं उसके हैं। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आएगी प्याज महंगा, ना मूली ना गाजर ना गोभी ना टमाटर, प्याज जरूर महंगा होएगा। इस गवर्नमेंट को तो पिछली बार तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय प्याज ही ले गया था। तो जैसे ही वो होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्याज को स्टॉक कर लेते हैं। प्याज मार्केट में जाता नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आ जाता है। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, रेट हाई, हाँ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। तो वाजपेयी शरीफ थे, उनके समय प्याज का दाम बढ़ गया। मुझे हमें आज भी, हम छोटे छोटे बर्गर खाने जाते थे, वो प्याज की जगह मूली डाल देता था। तब हमको पहली बार पता लगा था कि ये प्याज महंगा हुआ अपने, ठीक है। अब ये आए प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, इन्होंने पंगा लिया इनसे, इन्होंने प्याज को रोका। आगे ये बंदा तेज है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, उज्बेकिस्तान से प्याज मंगा लिया। फिर आप बीच में देखना प्याज ऐसा आता है जो बड़े प्याज होता है और उसके अंदर रस कड़वाहट कम है, फिक्का प्याज जिसको हम कहते हैं। बड़ा जो इंडियन प्याज है डार्क है और छोटा है, वो है जो बड़ा प्याज है और फिक्का है थोड़ा, ठीक है। लोगों को पसंद नहीं आया वो प्याज, चलो फिर इसमें मंगा लिया। फिर ये रोए जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था, फिर ये रिलीज करें। प्याज घूमता घूमता 200 रुपए किलो से कहां चला गया, 40 रुपए किलो। ये आपको पता लग गया ब्लैक सोइल है। फिर आगे चलो आप, सबसे बड़ी बात पोर्ट सिटी मुंबई, बॉम्बे। तो अगर बॉम्बे उस समय नहीं था तो पोर्ट तो थे ना वहां पर, तो वहां से इन चीजों की आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रही है। सबसे बड़ी बात, ये जो जगह है वेस्टर्न घाट्स की जगह है, हॉटस्पॉट है आपका वो इन्वायरमेंट का, ठीक है। और जंगलात एरिया, पीक्स है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, पीक्स है, गुफाएं हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत आसानी से की जा सकती है। शिवाजी कैसे भगाया उन्होंने मुगलों को?
मुगल्स आते थे, डेट पंगा लेते ही थे, छुप कर रात को अटैक करते थे, जैसे नक्सलवादी करते हैं। मुगलों के नाक में दम करके रखा हुआ। औरंगजेब की दो लोगों से ज्यादा खुंदक थी, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी। ये दो लोग ले गए उसको। खुद कहता था कि जब भी मैं सोता हूं, जैसे शेन वॉर्न को सचिन के सपने आते हैं, मुझे इन दोनों के सपने आते हैं। एक दिन शिवाजी का था, दूसरा दिन गुरु गोविंद सिंह जी का था। मेरे को नहीं सोने देते भैया। रिजल्ट डेथ होगी इसकी। तभी हम कहते हैं, हम मुगल काल पढ़ेंगे ना, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि दक्कन भारत औरंगजेब के लिए अल्सर बन गया, कैंसर बन गया, जैसे स्पेन नेपोलियन के लिए बन गया। नीचे आता था शिवाजी तंग कर रहे हैं, ऊपर जाता था गुरु गोविंद सिंह तंग कर, फिर नीचे आता था शिवाजी तंग करे, उधर गुरु गोविंद सिंह तंग करे, उधर ऊपर नीचे पड़ा रह गया, मर गया। इंपॉर्टेंट एरिया महाराष्ट्र। देखो दोआब होना एक अलग गल है, पर मराठावाद देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं वहां पर, ठीक है। पोर्ट सिटी आपके पास पड़ा, 3-3, 4-4 फसलें आप वहां पर उगा रहे हो, जिसकी पूरे इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम है। जिसके हाथ में वो एरिया आ गया, वो पूरे भारत को क्या, पूरे विश्व को वो चीज देगा। और कितना इकोनॉमी उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये इकोनॉमी की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप तो भीख मंगे होगे, फिर दूसरों से मांगोगे, जैसे पाकिस्तान मांगता है, ठीक है, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो कभी तुर्की के बाद चल जाता, कभी चाइना के बाद चल जाता, कभी अमेरिका के बाद चल जाता, ठीक है। तो फिर तालिबान ने कहा चलो दे ही देते, वो पड़ गए अंदर। वो दे देते, बिगड़ा हुआ था ये, बिगड़ा बच्चा नहीं होता, पापा मुझे लॉलीपॉप दे दो, ले लो, वो बिगड़ जाता, वो बिगड़ा पड़ा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विजयनगर इसको कंट्रोल करेगा तो बामनी नीचे है, फिर वो मांगेगा, ठीक है। अगर बामनी कंट्रोल करेगा तो विजयनगर नीचे। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब मंडे को हम इसको कंप्लीट करेंगे और सोशल रिलीजियस हिस्ट्री अपनी दिल्ली सल्तनत प्लस विजयनगर की भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम सीधा मुगल्स में चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। क्लास है आपको? ठीक है, माइक यहाँ लग दिया मुझे, हो गया ना सारे? चलो ठीक है, थैंक यू। सिर्फ आज एक ही है, 9:30 से 11:30।